वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अगला सब्जेक्ट जो कि इंडियन पॉलिटी है, भारत की राज व्यवस्था है। इससे पहले इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कल कंप्लीट हुई है। आज की क्लास में पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि पॉलिटी से आप देखेंगे यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम में ठीक ठाक प्रश्न पूछे जाते हैं और आरओ एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन। तो इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे, फिर अगला सब्जेक्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपको अगर इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है, अदर कोई कोर्स ज्वाइन करना है, उसके लिए आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स हैं उन पर कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं पेड ग्रुप की। अदरवाइज गूगल प्ले स्टोर से आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना है। बहुत ईजी है, आपको जो भी कोर्स परचेज करना है उसको सर्च कीजिए, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। स्टडी मटेरियल के बारे में वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाती हैं, पीडीएफ नोट्स हैं, डेली प्रैक्टिस कराई जाती है, पेड क्विज है, टेस्ट सीरीज़ है, लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए। जो भी कोर्स परचेज करेंगे, ज्ञान सर कूपन कोड है, अप्लाई करेंगे 20% का तुरंत डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये हो गई आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी। ये क्लास डेली दोपहर 1 बजे आती है, सब्जेक्ट वाइज सीरीज चल रही है। तो बिना देर किए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विषय सूची देख लीजिए, हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक कवर होगा भारत के संवैधानिक विकास के बारे में। सेकंड है संविधान सभा और संविधान का निर्माण। थर्ड है संविधान की मूल संरचना। फोर्थ है संविधान सभा की समितियां और फिफ्थ है संविधान की उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना। शासन प्रणाली देखेंगे, उसके बाद राज्य और राज्य जो क्षेत्र हैं, संघराज्य क्षेत्र हैं, उनको नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य है, उसके बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी और नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारतीय संसद है, संसदीय समितियां हैं, और उसके बाद आप देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानमंडल, उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे, आपातकालीन प्रावधान, वित्त आयोग, विधायी संबंध, योजना आयोग और नीति आयोग को भी पढ़ेंगे, लोकपाल और लोकायुक्त, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, राजभाषा, स्थानीय सरकार, विशिष्ट वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान पढ़ने हैं, संविधान का संशोधन, भारतीय संविधान में रिट क्या होती है, सारे रिट के प्रकार देखेंगे, संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय, राज्य व्यवस्था से संबंधित विविध टॉपिक देखेंगे, राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण जो वन लाइनर तथ्य और जो नया संसद भवन बना है उसके बारे में। तो एक इंट्रोडक्टरी क्लास है आज की, जिसमें हम लोग पॉलिटी स्टार्ट कर देंगे और कल से प्रॉपर क्लास आपको मिलने लगेगी। भारत की राज व्यवस्था का सबसे पहला महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि भारत में संविधान सर्वोच्च है, किंतु अमेरिका में न्यायपालिका और ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च होता है, लेकिन हमारे यहाँ भारत में संविधान ही सर्वोपरि है। संविधान का तात्पर्य क्या है, तो संविधान अर्थात सभी के लिए एक समान कानून का होना। भारत का संविधान दुनिया के किसी भी देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया और बनाए गए संविधान के अनुसार संसद का संचालन होता है। कहने का तात्पर्य यही है कि संविधान सभा की जो अवधारणा है वो संसद से पुरानी है। प्रस्तावना को भारत के लोगों द्वारा एक साथ अपनाया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रस्तावना का प्रारंभ भी होता है हम भारत के लोग से। हम भारत के लोग, ये जो अवधारणा है ये यूएन के चार्टर से ली गई थी। अब जान लेते हैं कि भारत का संविधान लागू कब हुआ और कब बनकर के तैयार हुआ। तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, क्योंकि इसी दिन यह बनकर के तैयार हुआ, और 26 जनवरी 1950 को यह लागू किया जाता है। प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ। देश के मौलिक शासी दस्तावेज के रूप में संविधान ने भारत शासन अधिनियम 1935 का स्थान लिया और इस प्रकार भारत का अधिराज्य संप्रभु भारतीय गणराज्य बन गया। संवैधानिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 395 में दिए गए ब्रिटिश संसद के पूर्व के अधिनियम को निरस्त कर दिया था। संविधान भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। अपने नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन भी देता है। बंधुत्व का संवर्धन करने का प्रयास करता है।
1950 में बने संविधान की मूल प्रति को संसद भवन दिल्ली में हीलियम से भरे केस में सुरक्षित करके रखा गया है। अब इनमें से कुछ वर्ड्स यूज हुए हैं, जैसे कि संप्रभु था, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। अब इन शब्दों का क्या अर्थ है, एक एक करके उनको भी समझते चलिए, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो संप्रभु गणराज्य का मतलब है किसी भी क्षेत्र विशेष को राज्य तभी घोषित किया जाता है जब उसके पास ये 4 आधार हों। पहला तो संप्रभुता, जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार तो एक है। ठीक है, संप्रभु अर्थात कोई भी देश अपनी भौगोलिक सीमाओं के अंदर विदेश नीति और आंतरिक कानून के लिए स्वतंत्र हो, इसमें कोई भी हस्तक्षेप अगर नहीं करता है तो ऐसे राज्य को संप्रभु गणराज्य बोलेंगे। हम यहाँ पे भारत को राज्य की तरह बोल रहे हैं, ऐसा आप राज्य सोच करके ये मत सोचिएगा जो भारत में 28 प्रदेशों का जो विभाजन है, यहाँ पर भारत को एक राज्य के रूप में बोला जा रहा है। समाजवाद यह एक सामाजिक आर्थिक दर्शन है और इस व्यवस्था में धन स्वामित्व का नियंत्रण और वितरण समाज के पास रहता है। समाजवाद का उदय यूरोप में औद्योगिकरण की अन्योन्य क्रिया से हुआ है। भारत में सर्वप्रथम समाजवाद से प्रभावित थे स्वामी विवेकानंद, लेकिन वर्तमान भारतीय जो समाजवाद है वो महात्मा गांधी, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण से प्रभावित होता है। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है। कार्ल मार्क्स का समाजवाद वैज्ञानिक समाजवाद है, लेकिन अपने यहाँ जो समाजवाद है वो प्रभावित है महात्मा गांधी, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के समाजवाद के जो विचार थे उनसे। अब समझिए लोकतांत्रिक गणराज्य क्या होता है, अर्थात भारत में अप्रत्यक्ष रूप से जनता का ही शासन होगा। वह व्यक्ति राज्य में सत्ताधीन होगा, जिसे जनता खुद चाहेगी वही क्या होगा, सत्ताधीन होगा। अगला देखिए गणराज्य क्या है, तो राष्ट्र प्रमुख जो कि राष्ट्रपति होता है वह निर्वाचित होगा, वंशानुगत नहीं होगा, इसीलिए इसको एक गणराज्य घोषित किया गया। ये सामान्य सी जानकारी है जो आपको पता होना चाहिए संविधान के पढ़ने से पहले, एक परिचय के रूप में। इसको और डिटेल में हम प्रस्तावना वाले पार्ट में भी डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम जो शुरू करेंगे अगला टॉपिक है वो भारत का संवैधानिक विकास है। किस प्रकार संविधान का विकास हुआ वो एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 1600 ईस्वी में। इसमें ब्रिटिश भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए थे। ठीक है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के लिए अधिकार दे दिए गए थे। कंपनी जो अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक सीमित थी, लेकिन 1765 में उसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल जाती है, अर्थात राजस्व और दीवानी न्याय के अधिकार उनको प्राप्त हो जाते हैं। ये कैसे होता है, हमने लास्ट टाइम जब हिस्ट्री में पढ़ा था तो आपने देखा कि सबसे पहले प्लासी का युद्ध होता है जो कि 1757 में होता है, फिर बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, फिर इलाहाबाद की संधि हो जाती है क्योंकि यहाँ पर निर्णायक जीत होती है ब्रिटिशर्स की, और उसके बाद क्या होता है कि इन्हें बिहार, बंगाल और उड़ीसा का क्षेत्र मिल जाता है, यहाँ की इन्हें दीवानी प्राप्त हो जाती है। और इसी के बाद से आप देखिए, सबसे पहले ये तथ्य देख लीजिए, बक्सर के युद्ध जो कि 1764 में हुआ, इसके बाद इलाहाबाद की संधि के द्वारा तत्कालीन मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी का अधिकार दे दिया गया था। 10 मई 1857 को भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, आप सभी को पता है, 1857 की क्रांति। और 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप जो ब्रिटिश क्राउन है, ब्रिटिश ताज है, इसने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्षता अपने हाथ में ले लिया था। यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा था। भारत में ऐतिहासिक ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों की जो अवधि है इसको 2 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहला चरण हम लेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पारित अधिनियम आए थे 1773 से लेकर के 1858 तक। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के हाथ में प्रत्यक्षता आ जाता है ये पूरा क्षेत्र। तो क्या होता है, फिर दूसरा चरण लागू होता है जो कि ब्रिटिश संसद क्राउन के आधार पर 1858 से 1947 तक जो पारित किए गए अधिनियम थे। तो पहला चरण और दूसरा चरण, इन दोनों को देखेंगे। पहला चरण स्टार्ट करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पारित अधिनियम जो 1773 से 1858 तक चलते हैं। इसमें सबसे पहला एक्ट आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, विनियमन अधिनियम आता है 1773 का। 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है पहला दस्तावेज था जिसमें केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। 1773 का विनियमन अधिनियम औपचारिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1772 कहा जाता था। ग्रेट ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था जिसका उद्देश्य था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के प्रबंधन को अपने हाथ में लेना था। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में दखल और केंद्रीकृत प्रशासन पर ब्रिटिश संसद के नियंत्रण की दिशा में पहला कदम उठाया था।
1773 से लेकर के 1853 तक का जो शासन है उसमें केंद्रीकरण हुआ था और इस समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था वो नॉर्थ था, लॉर्ड नॉर्थ था। आगे देखते हैं। इस 1773 के एक्ट के द्वारा पहली बार ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में हस्तक्षेप किया था और इस अधिनियम के द्वारा देखेंगे बंगाल का जो गवर्नर है उसे बंगाल का गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया और इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन कर दिया गया और ये पहला गवर्नर जनरल बनने वाला व्यक्ति वॉरेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। साथ में नोट्स प्रिपेयर करते चलिए, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं डेली जो क्लासेस होती हैं, जो चीज़ें आपको नहीं याद हो रही हैं शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में प्रिपेयर कर लेंगे। ऑलरेडी मैंने बताया आपको कैसे नोट्स प्रिपेयर करने हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है आप इस चैनल पर विजिट करेंगे, आपको वो मिल जाएगा आसानी से। विनियमन अधिनियम 1773 ने बॉम्बे और मद्रास इस प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे उनको बंगाल का जो गवर्नर जनरल बनता उसके अधीन कर दिया गया। इससे मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए थे, जबकि सभी प्रेसिडेंसी के गवर्नर एक दूसरे से अलग होते थे। इस अधिनियम के द्वारा एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान भी किया गया और कलकत्ता में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश शामिल थे। जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था एलिजा इन्फे। कई बार पूछा गया है प्रश्न, इसलिए नाम याद रखिएगा। और पहले मुख्य न्यायाधीश अब याद रखेंगे आप एलिजा इन्फे। विनियमन अधिनियम 1773 के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी की एक गवर्नर बॉडी थी, इसके माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऐसी संस्था थी जो ब्रिटेन में थी, वहीं से शासन पर नियंत्रण किया करती थी। भारतीय मामलों पर नियंत्रण। इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों पर नियंत्रण रखने का अधिकार भी दिया गया था। बंगाल में प्रशासन गवर्नर जनरल और 4 सदस्यों वाली एक परिषद द्वारा चलाया जाना था। तो ये जो प्रावधान थे वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थे। इसके बाद 1781 का हमें एक्ट देखना है और भी चार्टर अधिनियम हमें देखने हैं। तो अगली क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। आपका जो भी सुझाव है इस क्लास को लेकर के कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अदर वीडियोज़ आपको आसानी से मिल जाए तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आसानी से वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। क्लासेस में प्लेलिस्ट में ऐड करती रहूँगी, आप प्लेलिस्ट फॉलो करते रहिए। सारी क्लासेस वहीं पर आपको मिल जाएंगी। इसकी PDF प्राप्त करनी है, डिटेल एनालिसिस के साथ इसकी क्लास देखनी है, वीडियो देखना है, इसके लिए आपको कोर्स ज्वाइन करना होगा। आप कोर्स कैसे ज्वाइन करेंगे तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं या फिर ये जो नंबर्स दिए गए इन पर आप कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। जो भी कोर्स परचेज कीजिए, कूपन कोड है ज्ञान सर, अप्लाई करके आपको इंस्टेंट 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। हो गई कोर्स से रिलेटेड जानकारी। ऐसे ही और कंटेंट के साथ मैं आती हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।